हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अच्छे हैं आप लोग। तो काफ़ी टाइम से इस टॉपिक की बहुत डिमांड आ रही थी सर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कीजिए। एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है और इसका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से भी रहता है। और ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप इस टॉपिक में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ये मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस ये है इसकी ग्रिप थोड़ा पकड़ने की ज़रूरत है। इसको अगर बेस से समझ लिया जाए तो इस पर काफ़ी अच्छा काम किया जा सकता है, काफ़ी इंटरेस्ट भी बच्चों का डेवलप होता है। तो मेरा ये प्लान है कि मैं पहले तो मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक को मैं लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाऊँ, लेकिन अब एक्चुअली क्या है, लाइव में इंटरनेट की स्पीड को लेकर बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। और इसमें ज़रा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बीच में फिर क्वेश्चन का डिस्कशन खराब होता है, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस और भी लेता हूँ। तो मैं ये प्लानिंग मेरी अब ये है बच्चों कि मैं इस टॉपिक को पूरा बिट थ्योरी पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। इवन अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी मैं आपको उसी तरह से टारगेट करके चल रहा हूँ जैसा बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं। और बिल्कुल बेसिक लेवल से फिर आईआईटी जेईई लेवल के बाद मेरी कोशिश रहेगी ओलंपियाड लेवल तक भी मैं इस टॉपिक को आपको समझाऊँ अच्छे से, जैसे आरएमओ इनमो तक की प्रॉब्लम आप पे सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात ये भी है कि इस टॉपिक को मैं विद आपको होमवर्क के साथ पढ़ाऊंगा। जैसे जो भी थ्योरी कवर होगी, उस थ्योरी से जो रिलेटेड होमवर्क होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको दूंगा इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी शीट्स, क्वेश्चन बैंक वगैरह, जो भी फॉर्म होगा वो आपको दिया जाएगा। उसका प्रॉपर डिस्कशन भी लिया जाएगा। ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने हर वीडियो में शेयर कर ही रहा हूँ, तो आप किसी भी वीडियो को ओपन करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। और मैं आपको होमवर्क जब दूंगा तो वाला होमवर्क मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, है ना। इट इज़ 5 o'clock, अच्छा टाइम है। 5 इज़ लकी नंबर फॉर मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बच्चों इसमें हेडिंग आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पर हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सिखाएंगे हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। एक होता है कि एक्चुअल काउंटिंग करके आप नंबर ऑफ वेज निकालें, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि विदाउट एक्चुअल काउंटिंग आप नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं। तो देयर आर 2 रूल्स जिसको हम एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो हेडिंग डालें आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम लोग एफपीसी भी बोलते हैं, एफपीसी शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो इसके 2 रूल होते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, एक होता है एडिशन प्रिंसिपल, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे एडिशन प्रिंसिपल की। तो एडिशन प्रिंसिपल क्या है, देखिए, इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन m different ways and another event b can occur in n। पहली इवेंट m मैनर से हैपन हो सकती है, दूसरे के हैपनिंग के मैनर से n। another event b can occur in n different ways, then total number of ways of happening exactly one event। बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट। यानी ए कितने तरह से हैपन हो सकती है, ए के हैपन होने के m मैनर्स है, बी के हैपन होने के n मैनर्स है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए या बी में से एग्जैक्टली एक ही इवेंट हैपन हो, या तो ए हैपन हो या फिर बी हैपन हो, तो उसके मैनर्स वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं m+n, है ना। अगर ए के हैपन होने के m मैनर्स हैं, बी के हैपन होने के n मैनर्स हैं, तो इन दो में से कोई भी एक इवेंट के हैपनिंग के चांसेस के मैनर्स होते हैं m+n। और इस रूल को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं,
and this can be extended to any नंबर ऑफ इवेंट्स। इसको हम कितनी भी नंबर ऑफ इवेंट्स हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज किया कि E1 एक इवेंट है, ये N1 मैनर से हैपन हो सकती है, E2 इवेंट है, N2 मैनर से हैपन हो सकती है, E3 इवेंट है, ये N3 मैनर से हैपन हो सकती है, एंड अप टू सो ऑन। ER इवेंट है जो NR मैनर से हैपन हो सकती है ना। देन टोटल नंबर ऑफ वेज of happening exactly one event out of E1 E2 up to ER। बच्चों यहाँ पर मैंने इसको जनरलाइज कर दिया इस रूल को। पहली इवेंट E1 जो है वो कितने तरह से हैपन हो सकती है, N1। सेकंड इवेंट E2 कितने मैनर से हैपन हो सकती है, E2। थर्ड इवेंट E3 कितने तरह से हैपन हो सकती है, E3। और लास्ट इवेंट ER NR मैनर से हैपन हो सकती है। एक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन सारी इवेंट में से कोई एक इवेंट के हैपनिंग के मैनर्स। तो किसी एक इवेंट की जब बात करते हैं तो वहां पर हम सारे मैनर्स को ऐड करते हैं, ध्यान देखिएगा। तो इसका आंसर आएगा N1 प्लस N2 प्लस अप टू सो ऑन NR, है ना। ऐड कब करते हैं, जब सारी इवेंट में से कोई एक इवेंट हैपन होती है तो हम सारे मैनर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एडिशन प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की, कहाँ पर मल्टीप्लाई कहाँ पर करना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, है ना। मल्टीप्लाई कब करते हैं, चलिए। इफ एन इवेंट A can occur in m different ways and corresponding to it another event capital B can happen in n ways। मतलब पहली इवेंट A जो है वो m मैनर से हैपन हो सकती है, दूसरी इवेंट B जो है वो n मैनर से हैपन हो सकती है। देन total number of ways of simultaneous occurrence of both the events equals to m plus n। sorry, total number of ways of simultaneous occurrence of both the events is m into n। देखिए यहाँ पर हमने क्या बात की, पहली इवेंट A जो है m मैनर से हैपन हो रही है, दूसरी इवेंट B जो है वो n मैनर से हैपन हो रही है। लेकिन हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, देन टोटल नंबर वेज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस। बच्चों यहाँ पर आपको दोनों मैनर्स में डिस्टिंग्विश करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोनों इवेंट एक साथ हैपन हो रही है, A और B दोनों के एक साथ हैपनिंग के चांसेस निकालने हैं। तो हम दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना। और जब दोनों में से एग्जैक्टली एक इवेंट हैपन हो, A हैपन हो या फिर B हैपन हो, तो वहां पर प्लस करेंगे। जब दो में से कोई एक इवेंट हैपन होगी तो हम प्लस करेंगे, और जब दोनों इवेंट एक साथ हैपन होंगी, A भी हैपन हो B भी हैपन हो, तो दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और इस रूल को भी हम जनरलाइज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी लेवल तक, एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू any number of events, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अपन समझ लेते हैं, जैसे E1 एक इवेंट है, ये N1 मैनर से हैपन होती है, E2 इवेंट के हैपनिंग के मैनर N2 है, E3 इवेंट के हैपनिंग के मैनर N3 है, एंड अप टू सो ऑन। Rth इवेंट, R कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कितना भी बड़ा ले सकते हैं आप,
rth इवेंट है er, उसके हैपनिंग की मिनट nr है। देन नंबर ऑफ ways of happening all the events simultaneously। तो बच्चों ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन को पकड़ना होगा। क्वेश्चन में कहीं पर नहीं गिवन होगा कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके आपको जज करना होगा ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, ये एडिशन का केस है। तो मैंने बता ही दिया आपको, जैसे आप प्रीवियस स्लाइड पर जाइए और देखिए ऐड कहाँ कहाँ करना होगा, जब सारी इवेंट में से कोई एक इवेंट हैपन हो, सारी इवेंट में से कोई एक इवेंट होगी तो हम ऐड करेंगे। नीचे भी मैंने लिखा है एग्जैक्टली वन इवेंट, ये अंडरलाइन, बस यहाँ पर केवल बहुत ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना, केवल ये ध्यान देना है कि एग्जैक्टली वन इवेंट होगी तो ऐड करेंगे और सारी इवेंट एक साथ हैपन होंगी तो वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से सब कुछ आपको देखते ही आप समझ जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ऐड करना है। ऑल द इवेंट साइमल्टेनियसली, तो बच्चों उसके मैनर्स क्या होंगे, सारी इवेंट एक साथ हो रही है तो n1 into n2 अप टू सो ऑन अप टू nr। तो बच्चों दोनों प्रिंसिपल हो गए है ना। चलिए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्जांपल मैंने ले लिया, there are 15 IITs in India। ये काफी पुराना डेटा है in India, and let each IIT has 10 branches। each IIT has 10 branches। each IIT has 10 branches। then the IIT topper can select the IIT and branch in so on number of ways। अब आपको आंसर देना है। देखिए इंडिया में आईआईटी कितनी है, 15 है ना, और एक आईआईटी में ब्रांचेस कितनी है, 10। एक आईआईटी में 10 ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। अब किसी बच्चे ने आईआईटी क्लियर कर लिया है और वो आईआईटी कॉलेज में पढ़ना चाहता है, ब्रांच भी लेना चाहता है, तो टोटल मैनर्स कितने होंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चों एक तरह से दो जॉब हो गए, एक तो आईआईटी का सिलेक्शन किस आईआईटी में पढ़ना है, उसके बाद आईआईटी जब क्लियर कर लिया, आईआईटी बॉम्बे जाना, आईआईटी कानपुर जाना, आईआईटी खड़गपुर जाना, तो उसके बाद फिर ब्रांच, है ना। तो आईआईटी का सिलेक्शन, आईआईटी कितनी है, 15, तो 15 में से यानी एक दो जॉब करनी, पहली जॉब ये, दूसरी जॉब ये। और अब ये चेक करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिस एंड दिस, आईआईटी भी चाहिए, ब्रांच भी चाहिए, दिस एंड दिस। तो दिस एंड दिस का मतलब यहाँ पे दोनों जॉब एक साथ करनी, आईआईटी भी लेना है और ब्रांच भी लेना है। तो जब दोनों जॉब एक साथ की जाती है तो वहां पर दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ऐड कब करते हैं, जब दोनों में से कोई एक जॉब, या तो आईआईटी चाहिए या फिर ब्रांच चाहिए, इससे काम चलता नहीं है। तो आईआईटी का सिलेक्शन बच्चों कितने तरह से हो सकता है, 15। और जब आईआईटी सेलेक्ट हो गया, अब हम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ब्रांचेस अपने पास कितनी है, 10 ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच का सिलेक्शन 10 तरह से हो सकता है। 15 into 10 दैट कम्स आउट टू बी 150। आया बच्चों समझ में। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल का एग्जांपल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे और एडिशन प्रिंसिपल, बस आपको पकड़ना है कि यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल क्यों लग रहा है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ वैसी है, देयर आर 15 IITs, and 20 NITs in India। 20 NITs in India, then a student
who cleared both JEE Mains and JEE Advanced exam select an institute in number of ways। आप थोड़ा रुकिए समझिए। आईटीज कितनी है 15 और एनआईटीज इंडिया में कितनी है 20। अब मान के चलिए आपने दोनों का एग्जाम दिया और गॉड ग्रेस आपने दोनों ही एग्जाम क्लियर कर लिए, आपने जेई मेंस को भी निकाल लिया, जे एडवांस भी निकाल लिया, आप दोनों के एलिजिबल बन गए। तो अब आप कोई एक इंस्टीट्यूट कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप आईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईटी में एडमिशन लेने आईटी को पिक करना चाहते हैं, आईटी अगर आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो फिर आपके पास चॉइसेस कितनी 15 है ना। और अगर एनआईटी आपने माइंड सेटअप कर रखा है कि यार एनआईटी कॉलेज पकड़ना है, यहाँ पर ब्रांच अच्छी मिल सकती है, तो फिर उस केस में आपके पास कितने मेथड्स और आ जाएंगे 20 है ना। लेकिन यहाँ पर मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात आप एट ए टाइम एडमिशन तो एक ही कॉलेज में लेंगे, या तो आईटी पिक करेंगे या फिर एनआईटी, दोनों जॉब एक साथ नहीं होगी। यहाँ पर इन दोनों में से केवल एक ही जॉब हो रही है। पहली जॉब 15 मिनट से हो सकती है, दूसरी जॉब 20 मिनट से, लेकिन दोनों में से कोई एक ही कॉलेज को आप पिक करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को क्या कर लिया प्लस, जबकि ऊपर यहाँ पर मैंने क्या किया था दोनों का मल्टीप्लाई किया था। क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें आईटी भी पिक करनी थी और ब्रांच भी पिक करनी थी, दोनों जॉब एक साथ करनी थी, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। और जब दोनों में से कोई एक जॉब करनी थी तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो आंसर अपना इसका आंसर क्या आ जाएगा 35। आ रही है बात बच्चों सामने। चलिए कुछ और केसेस लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक दे दिया। अब कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉलेज ऑफर्स। अब आप लोग इसका आंसर निकालेंगे जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल उसी वे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, थोड़ा सा रुकूंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर निकालना होगा। और आप घर पे जब कभी वीडियो देखें तो अगर आप पेज लेके बैठेंगे, वहां पर कॉपी पे लेके बैठेंगे, थ्योरी तो नोट करेंगे और उनके आंसर्स भी निकालेंगे। अ कॉलेज ऑफर 6 courses in the morning, 6 courses in the morning and 4 in the evening, and 4 in the evening. Let's draw. The possible number of choices with the student if he wants to study one course in the morning, one course in the morning and one in the evening. Is है ना। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आगरा 24, बॉम्बे 2, कैलकाटा 12, दिल्ली 10। बताना है आपको आंसर, करिए अटेम्प्ट। कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, है ना। तो क्वेश्चन तो कर ही लिया था। कॉलेज ऑफर 6 कोर्सेज इन द मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग में अपने पास कितने कोर्सेज है 6, और इवनिंग में कितने कोर्सेज हैं आपके पास 4, है ना। पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस विद द स्टूडेंट इफ ही वांट्स टू स्टडी वन कोर्स इन द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग। एंड यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग कोर्स भी पिक करना है और एक आपको इवनिंग कोर्स भी पिक करना है ना।
तो मॉर्निंग कोर्स के लिए ऑप्शन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर मॉर्निंग कोर्स। मॉर्निंग कोर्स के लिए आपके पास ऑप्शन है 6, है ना। और इवनिंग कोर्स के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर इवनिंग कोर्स। इवनिंग कोर्स के लिए आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 4। लेकिन आपको जॉब कौन सी करनी है? आपको मॉर्निंग कोर्स भी पिक करना है और इवनिंग कोर्स भी पिक करना है, यानी पहली जॉब भी करनी है और दूसरी जॉब भी पिक करनी है ना। दोनों जॉब एक साथ करनी है। सो स्टूडेंट कैन पिक वन मॉर्निंग एंड वन इवनिंग कोर्स इन नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 4 दैट इज 24, है ना। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये भी लेना था और ये भी लेना था, इसलिए मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आगरा, ए फॉर आगरा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉलेज ऑफर्स college offers 6 courses in the morning a college offers 6 courses in the morning and 4 in the evening. Six morning courses and 4 evening courses हैं. The number of ways a student can select exactly one course. Can select exactly one course either in the morning or in the evening. ऑप्शंस हैं आगरा 4, आगरा 6, बॉम्बे 4, कैलकाटा 10, दिल्ली 24। ये क्वेश्चन है ना। लैंग्वेज बस थोड़ा सा चेंज है दोनों क्वेश्चन में। अब की बार क्या है? 6 मॉर्निंग कोर्सेस हैं, 4 इवनिंग कोर्सेस हैं, है ना। द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एग्जैक्टली वन कोर्स। अब की बार हमें दोनों कोर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कोर्स चाहिए। या तो हम मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पढ़ना चाहते हैं या फिर हम इवनिंग वाले शिफ्ट में पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास दोनों टाइम फ्री नहीं है, हम सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग में अगर जॉब करते हैं तो हम इवनिंग में पढ़ेंगे और हम इवनिंग में जॉब करते हैं तो मॉर्निंग में पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना। तो मॉर्निंग कोर्स के लिए हमारे पास 6 मेथड थे, इवनिंग कोर्स में 4 मेथड थे। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। आई थिंक आप थ्योरी से यूज्ड हो चुके होंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना होगा? फील आ रही होगी, लैंग्वेज से समझ में आ गया। ईदर दिस और दिस। तो बच्चों जहां पर और लगा हो, और का मतलब वहां पर आपको ऐड करना है। दिस एंड दिस, ये वाली जॉब भी करनी और ये वाली जॉब भी करनी। एंड लगा हो यानी सारी जॉब एक साथ हो रही है तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। और दिस का मतलब है या तो ये वाली जॉब करो या फिर वो वाली जॉब करो, तो वहां पर हम प्लस करते हैं। और में प्लस करेंगे, एंड में इंटू करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? 6 + 4 दैट कम्स आउट टू बी 10। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 10 आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, there are 15 gates. There are 15 gates to enter a city. There are 15 gates to enter a city from north.
and 10 gates to enter the city from east. In how many ways a person can enter the city? A person can enter the city. ये क्वेश्चन है, निकाल लीजिए आंसर, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखिए, तो जैसे किसी भी एक सिटी में मेरे को एंटर करना है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन से उस सिटी में एंटर करने के लिए कितने गेट हैं? नॉर्थ से एंटर करना चाहे देयर आर 15 गेट्स, है ना। और अगर ईस्ट डायरेक्शन से हम एंटर करना चाहते हैं देन देयर आर 10 अवेलेबल गेट्स। तो ईस्ट से एंटर करने के लिए 10 गेट्स हैं, नॉर्थ से एंटर करने के लिए 15 गेट्स हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर द सिटी, बताइए मैं उस सिटी में कितने डिफरेंट मैनर से एंटर कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एंटर करूंगा तो या तो मैं ईस्ट से एंटर करूंगा या फिर मैं नॉर्थ से एंटर करूंगा। ऐसा थोड़ी होगा मैं ईस्ट और नॉर्थ दोनों से एंटर कर जाऊं। एट ए टाइम क्या होगा, एट ए टाइम तो ऑब्वियसली मैंने एंटर करने के लिए एक ही गेट को पिक किया होगा। तो अगर हम नॉर्थ से एंटर करते हैं तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 15। और ईस्ट से एंटर करते हैं तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है? 10। तो डायरेक्टली इन दोनों को क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर अ पर्सन टू एंटर from north is 15 and number of choices to enter a person from east is 10. Therefore number of ways, total number of ways in which a person can enter the city. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई एक ही गेट का यूज किया जाएगा, एक ही डायरेक्शन वाली गेट का। तो 10 + 15 दैट कम्स आउट टू बी 25। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, अब बहुत अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रिप बनाना। ग्रिप बन गई आपकी एक बार तो मैं किसी भी लेवल की प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। There are 15 students in a class in which 10 are boys, 10 are boys and 5 are girls. 10 are boys and 5 are girls. The class teacher select selects either a boy or a girl for monitor of the class. For monitor of the class in how many ways? In how many ways the class teacher can make his decision. His decision selection लिख लीजिए। Class teacher can make this selection। एक ही बात है यार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 1 लाइन का क्वेश्चन है। देखिए 15 स्टूडेंट क्लास में हैं, देयर आर 15 स्टूडेंट इन क्लास इन विच 10 आर बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 10 बॉयज हैं
5 गर्ल्स हैं। टीचर को क्या करना है, एक स्टूडेंट को मॉनिटर का रोल देना है ना। वो स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर हम बॉय को मॉनिटर वाली जॉब देते हैं, अगर हम बॉय को मॉनिटर वाली जॉब देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास कितने मैनर्स होंगे, 10। और अगर हम ये जॉब जो है गर्ल को देते हैं तो हमारे पास कितने चांसेस हैं, 5। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार कि या तो मैं बॉय को मॉनिटर बनाऊंगा या फिर मैं गर्ल को मॉनिटर बनाऊंगा। एट ए टाइम तो किसी एक ही कैंडिडेट को पिक करूंगा, या तो बॉय या फिर गर्ल। तो इन दोनों में से ऑब्वियस सी बात है एक ही जॉब होगी, दोनों जॉब एक साथ हैपन नहीं हो सकती। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, डायरेक्ट अपन लिख देंगे नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 10 + 5 दैट इज 15। तो यहाँ पर प्लस कर लिया। आई थिंक फील आ रही होगी, बहुत अच्छे से फील आ गई होगी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट numbers having different digits, having different digits which are divisible by 5, which are divisible by 5, ठीक है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिजिट which are divisible by 5। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 डिजिट नंबर निकाल लें जिनकी डिजिट्स कैसी हो, डिफरेंट हो। जैसे हम आइडेंटिकल डिजिट यूज नहीं करते, जैसे 11, 22, 33 इस टाइप का नंबर फॉर्म नहीं कर सकते। और मुझे ऐसे 2 डिजिट नंबर बताने हैं जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबिलिटी आप समझते होंगे कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट डिजिट इधर 0 या फिर 5। लास्ट वाली डिजिट है तो 0 या फिर 5 हो तो डेफिनेटली वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो अपन एक काम करने जा रहे हैं कि पहले तो हम वो 2 डिजिट नंबर निकाल लेंगे जिनके लास्ट में 0 आ रहा है। 2 डिजिट नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 10, 20, 30 से लेकर 90। तो कितने 2 डिजिट नंबर आएंगे जिनके लास्ट में 0 आएगा। तो ऑब्वियसली देयर आर 9 नंबर्स ऑफ दैट काइंड, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल होंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। जैसे नंबर बोल भी देता हूँ, 10, 20, 30 से लेकर 90। अब मैं वो वाले 2 डिजिट नंबर निकालने जा रहा हूँ जिसकी लास्ट डिजिट 5 है। लास्ट में 5 लिख दिया। 2 डिजिट नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली 15, 25, 35, 45। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे गड़बड़ है, 55 नहीं हो सकता कि 55 में दोनों डिजिट आइडेंटिकल हो जाएंगे, जबकि मेंशन किया गया था डिजिट दोनों डिफरेंट हैं। तो ये वाला 5 नहीं आएगा यहाँ पर। फिर 65, 75, 85, 95। आई थिंक 1, 2, 3, 4 + 4 8। तो ये वाली जॉब जब लास्ट में डिजिट 5 हम यूज कर रहे हैं तो ये जॉब हम 8 मैनर से कर सकते हैं, और जब लास्ट में हम 0 यूज कर रहे हैं तो ये वाली जॉब हम 9 तरह से कर सकते हैं। लेकिन 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर इस तरह से भी बनाया जा सकता है और इस मैनर से भी बनाया जा सकता है। तो टोटल कितने तरह से हम 5 से डिविजिबल नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों जॉब एक साथ हैपन होगी, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। Therefore, total number of 2 digit numbers, therefore required number of 2 digit numbers। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 9 + 8 दैट कम्स आउट टू बी 17, ठीक है ना। आगे बच्चों फिर चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात कर लेते हैं डिफरेंट मॉडल्स की। फर्स्ट मॉडल मतलब वही है कि कितनी वैरायटी हमको दिख सकती है इस तरह के क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मॉडल है कि टाउन T1 है, टाउन T2 है, टाउन T3 है। टाउन T1 से T2 तक ट्रेवल करने के अपने पास 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं।
तीन तरह से हम टाउन T1 से T2 ट्रेवल कर सकते हैं और टाउन T2 से T3 तक ट्रेवल करने के अपने पास केवल और केवल दो रूट है ना। इन रूट की नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 है ना। अब आपको बताना है कि एक पर्सन को T1 से T3 ट्रेवल करना है बाया T2, कितने डिफरेंट तरह से ट्रेवल कर सकता है। नंबर ऑफ वेज in which a person can travel to can travel from town T1 to T3 बाया T2। बताना T1 से T3 तक जाने के कितने मैनर्स होंगे। तो T1 से T3 जाना है तो इस जॉब को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि T1 से T2 तक ट्रेवल करना एंड देयर आफ्टर T2 से T3 तक ट्रेवल करना। तो T1 से T2 तक ट्रेवल करने के अपने पास कितने मैनर्स है? तीन रूट से जा सकते हैं। फर्स्ट रूट से भी जा सकते हैं, सेकंड रूट से भी जा सकते हैं, थर्ड रूट से भी जा सकते हैं। और एक बार T2 तक अगर अपन पहुंच गए तो अब T2 से T3 तक ट्रेवल करने का अपने पास दो मेथड है ना। तो यहाँ पर पहली जॉब हम तीन तरह से कर सकते हैं, दूसरी जॉब दो मैनर से कर सकते हैं। दोनों जॉब एक साथ करनी, तो T1 से T3 तक जाना, इसका मतलब है T1 से T2 भी जाना, T2 से T3, दोनों जॉब एक साथ करनी है। इसलिए दोनों को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 मैनर्स आएंगे। अगर हम उस 6 मैनर को डिस्प्ले करना चाहे तो आप ऐसे समझें कि जैसे T1 से T2 हम फर्स्ट रूट से गए है ना। तो अब अगर हम T1 से T2 फर्स्ट रूट से गए तो इसके हर एक रूट के करस्पॉन्ड आगे दो रूट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट रूट को फॉलो किया तो आगे आप 4 से भी जा सकते हैं और 5 से भी जा सकते हैं। तो 1 के करस्पॉन्ड आगे दो रूट मिलेंगे, 1 4 1 5। सही है क्या? अब सपोज करिए T1 से T2 अब सेकंड रूट से चलकर गए, तो सेकंड रूट से चलकर T2 तक पहुंच गए। अब आपको T3 जाना है, आपके पास दो इंडिपेंडेंट रूट है, 4 से भी जा सकते हैं और 5 से जा सकते हैं। मैटर नहीं करता कि T1 से T2 आप किस रूट से ट्रेवल करके आए हैं, यहाँ पे दोनों रूट वर्क करेंगे, 2 4 एंड 2 5। आ रही बात बच्चों समझ में? अब T3 तक सपोज करिए आप T1 से T2 थर्ड रूट से चल कर गए, तो फिर से यार आगे 4 से भी जा सकते हैं और 5 से भी जा सकते हैं। तो T1 से T2 के किसी भी एक रूट के करस्पॉन्ड आगे कितने रूट मिलते हैं? दो रूट मिलते हैं। अगर आप यहाँ से किसी भी एक रूट से जाएं तो एक रूट के करस्पॉन्ड आगे दो रूट मिलते हैं। तो पहली जॉब आप तीन तरह से कर सकते हैं और इसके हर एक मैनर के करस्पॉन्ड आगे दो मैनर एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियसली कितने मैनर्स हो जाएंगे? 3 into 2। तो 3 के करस्पॉन्ड कितने एसोसिएटेड मैनर्स आएंगे? 3 into 2 दैट इज 6। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट मॉडल हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड मॉडल की। सेकंड मॉडल सिनेमा हॉल, जो आजकल बंद चल रहा है ड्यू टू कोविड-19। चलिए देखते हैं जब पहले सिनेमा जाते थे तो क्या क्या होता था। एक मूवी थिएटर बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है ना। तो इस मूवी थिएटर में 6 डोर्स हैं। अभी डोर क्लोज है, बंद है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है ड्यू टू कोविड-19। बहुत जल्दी इनको डोर को ओपन करेंगे अपन। D1 D2 D3 D4 D5 है ना। अब इस पर हम डिफरेंट ऑप्शंस बना रहे हैं, आपको उनको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। पहला पार्ट है नंबर ऑफ वेज in which one can enter and leave the cinema hall if there is no restriction। मतलब एक बंदे को अंदर जाना है, मूवी देखनी है, बाहर निकलना है
है ना। लेकिन ना तो जाने पर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि किसी भी गेट से आप अंदर जा सकते हैं, ना ही निकलने पर कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो एंट्री और एग्जिट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये आपको बताना है। सेकंड पार्ट मैंने बताया है आपको, एंटर, मैं पूरी स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ, एंटर एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर। मतलब एंटर एंड लीव बाय डिफरेंट डोर, इट मींस कि जिस गेट से आपको एंटर करना है, जिस गेट से अंदर जाना है, उस गेट को निकलने के टाइम यूज नहीं करना है। एक गेट को 2 बार यूज नहीं करना है। समझ गए क्या? थर्ड पार्ट, एंटर एंड लीव बाय अ सेम डोर, यानी जिससे अंदर अंदर जाना है उसी से बाहर निकलना है। ठीक है ना। एक चौथा पार्ट ये भी बना सकते हैं, एंटर बाय D1 D3 D5 एंड लीव बाय D2 D3। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है छोटा सा सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो सिनेमा हॉल है, 5 डोर है ना। पहला पार्ट है नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन एंटर एंड लीव द सिनेमा हॉल इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अंदर जाना है, मूवी देखनी है, बाहर निकलना है ना। ना तो जाने पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना बाहर निकलने पर। तो जाने के अंदर जाने के कितने मैनर्स हो गए बच्चों? 5। किसी भी एक गेट से आप अंदर जा सकते हैं, है ना। अब जब आप निकलेंगे तो आपको पता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी गेट से बाहर निकल सकते हैं। तो जाने के 5 मैनर्स, निकलने के भी 5, दोनों का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दोनों जॉब करनी है, जाना भी है और निकलना भी है। तो जब दोनों जॉब एक साथ होंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट? 25। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है एंटर एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर, मतलब जिससे अंदर जाना है उससे बाहर नहीं निकलना है, निकलना किसी दूसरे गेट से है। तो जाने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो जाने के तो एंटर करने के तो 5 मैनर्स हो गए, लेकिन बाहर निकलने में एक रूट, जैसे सपोज दैट आप D2 से अंदर एंटर किए तो D2 फिर क्लोज हो गया, D2 से आप बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने के आपके पास 4 मैनर्स हैं। दोनों का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? ऑब्वियस सी बात है, दोनों जॉब एक साथ करनी है, जाना भी है निकलना भी है। 20 मैनर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, एंटर एंड लीव बाय अ सेम डोर, यानी जिससे एंट्री लेनी है आपको उसी से एग्जिट, है ना। एंट्री एग्जिट सेम डोर से करना है। तो जाने पर फिर से कोई रेस्ट्रिक्शन है, जा तो आप किसी से भी सकते हैं। तो जाने के 5 मैनर्स है, लेकिन जब आप निकलेंगे तो फिर आपको उसी डोर को फॉलो करना है जिससे आपने एंटर किया था। तो 5 × 1 दैट इज 5। ठीक है ना। लास्ट पार्ट में है एंटर बाय दीज 3 डोर्स, तो जाने के आपके पास 3 डोर्स अवेलेबल है। D1 से भी जा सकते हैं, D3 से भी जा सकते हैं, D5 से भी जा सकते हैं। तो पहली जो आप 3 मैनर से कर सकते हैं, और जब आपको बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के आपके पास 2 गेट हैं एग्जिट के लिए। D2 यूज कर सकते हैं, D3 भी यूज कर सकते हैं। तो जाने के 3 मैनर्स, निकलने के 2 मैनर्स, दोनों को एक साथ करना हो तो 3 × 6 मैनर्स। और ये बात बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट मॉडल, मॉडल नंबर 3। Model number 3, tossing of a coin and ट्री डायग्राम। तो बच्चों ये जो ट्री डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको अच्छे समझना। प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होता है ट्री डायग्राम। ठीक है, PNC में भी यूज करते हैं और अच्छा क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम से, तो समझते हैं। तो जैसे मैंने ये बोला कि एक कॉइन को अगर मैं 3 टाइम टॉस करता हूँ तो फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। If a coin is tossed 3 times, कॉइन मतलब ये ऑर्डिनरी कॉइन है जिसमें 2 फेसेस हैं, एक हेड है और एक टेल है। एक कॉइन is tossed 3 times, find number of possible outcomes। चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। कॉइन को पहली बार टॉस किया, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इधर हेड और टेल। हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। अब जब सेकंड टॉस करेंगे तो अगर पहले पर हेड आया तो इसके करस्पॉन्ड फिर से सेकंड टॉस में 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो हेड आएगा, सेकंड टॉस में फिर टेल आएगा।
और इन केस अगर पहले टॉस में टेल आया था तो पहले के करस्पॉन्ड जब सेकंड टॉस किया जाएगा तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, इधर हेड और टेल, है ना। तो ये फर्स्ट टॉस हो गया, ये सेकंड टॉस हो गया। अब देखिए जैसे जैसे हमने 2 कॉइन टॉस किए, सपोज करो कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करें तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो देखिए 4 आउटकम्स हो जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आ रही बात समझ में, क्योंकि एक कॉइन 2 रिजल्ट देता है, तो जब एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो 2 into 2 आउटकम्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो खैर फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2 + 2 करें तब भी 4 आएगा, 2 into 2 करें तब भी 4 आएगा, लेकिन अगर हम इसी को तीसरे कॉइन तक ले जाएं तो पिक्चर बहुत ही क्लियर होगी। तो जैसे दूसरे कॉइन का आउटकम अगर हेड है तो जब हम थर्ड टॉस लेंगे तो हर एक पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्ड दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर एसोसिएट होती रहेंगी, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। आ रही बात समझ में। तो ये फर्स्ट टॉस का था, ये सेकंड टॉस के रिजल्ट है, ये थर्ड टॉस के रिजल्ट है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको मैं सेट एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए एक केस तो ये हो गया, देखिए ये ट्रिपल एच, हेड हेड हेड, तो टोटल केस तो 8 आएंगे, वो दिख भी रहा होगा आपको, हेड हेड हेड। फिर उसके बाद हेड हेड टेल, हेड हेड और ये टेल, ये ले लीजिए, एच एस टी आया क्या समझ में। फिर उसके बाद एच टी एच, यहाँ से ले लीजिए एच टी एच, ये तीसरा केस हो गया। आफ्टर दैट एच टी टी, दिख ही रहा होगा, आई थिंक समझ गए, एच टी टी। तो ऊपर वाली ब्रांच से 4 केस आ गए, ये वाली ब्रांच देखो, ये 4 केस आ गए। ऐसे ही 4 केस नीचे वाली ब्रांच से आएंगे, कौन कौन से, देखिए पहला केस टी एच एच, टी एच एच, तो टी एच एच मैं लिख रहा हूँ, टी एच एच के बाद क्या आएगा, टी एच टी, टी एच टी के बाद क्या आएगा, टी टी एच, टी टी एच, और टी टी एच के बाद क्या आएगा, टी टी टी। तो NS, NS मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट S, 8, और 8 को ऐसे लिख सकते 2 into 2 into 2, दैट इज 2 raised to the power 3। तो एक कॉइन अगर 2 रिजल्ट देता है तो अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, कितनी इवेंट हो सकती है, 2 into 2 into 2, दैट इज 8। सिमिलरली अगर हम ये क्वेश्चन पॉइंट पर ना बनाकर हम डाइस पर बनाते हैं, डाइस पर 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर हम 2 डाइस थ्रो करेंगे, 2 डाइस एक साथ थ्रो करेंगे, दोनों डाइस डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट कलर के डाइस हैं, तो एक डाइस 6 रिजल्ट देता है तो दूसरा डाइस दिस 6 into 6, दैट इज 6 स्क्वायर। इन केस अगर हम 3 डाइस का एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर 2 डाइस का एक्सपेरिमेंट है, और इन केस अगर 3 डाइस का एक्सपेरिमेंट होता तो 6 into 6 into 6, प्रोवाइड मल्टीप्लाई कब करेंगे, तीनों डाइस डिफरेंट कलर के, डिफरेंट कलर बोल सकते हैं, डिफरेंट साइज बोल सकते हैं, डिफरेंट वेट बोल सकते हैं, यानी किसी ना किसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग डाइस कैसे हैं, डिफरेंट है, तब हम वहां पर सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ रही बात बच्चों समझ में। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यार ये ट्री डेंस होता जाएगा, जैसे जैसे हम और नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ाते जाएंगे। तो 3 कॉइन लिया तो तुम्हारा आंसर है 2 की पावर 3, यानी 8 ब्रांचेस हो गए ट्री की। अगर हम 4 चौथा कॉइन और टॉस कर देते तो देखिए लास्ट में थर्ड में कितने केसेस दिख रहे हैं आपको, 8 केस दिख रहे हैं, तो उसके हर एक केस के करेस्पॉन्ड 2 केस बढ़ते जाएंगे, एच टी एच टी एच टी। तो दिख रहा है 1 से 2 बनेंगे तो 8 से कितने बने, 2, इसी में 2 का और मल्टीप्लाई करते तो 16 केस आ जाएंगे अगर 4 कॉइन का एक्सपेरिमेंट है तो। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट मॉडल, मॉडल नंबर 4, मॉडल नंबर 4 है कीपिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश बुक इन अ सेल्फ, है ना। एक सेल्फ में मेरे को इन 4 बुक्स को अरेंज करना है ना। कितने डिफरेंट मैनर्स में बुक्स को अरेंज कर सकता हूं, इसकी बात करेंगे हम, है ना। तो पहले मैं ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालूंगा एक्चुअल काउंटिंग से, टोटल, जैसे मेरे को पीएनसी नहीं आती, मैंने कभी पीएनसी नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको एक्चुअल काउंटिंग से निकालूंगा। फिर एक्चुअल काउंटिंग से जो फिगर जनरेट होगा, फिर हम उसको फील करेंगे कि ये काउंटिंग निकालते टाइम हमने किन बातों को ध्यान रखा है, यानी किस रूल को फॉलो किया है। तो उसी रूल को एक मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू डिफाइन कर देंगे और एक रूल बना देंगे, है ना। फिर जिससे आगे की प्रॉब्लम आप डायरेक्टली काउंटिंग ना करके विदाउट काउंटिंग, यानी आप एक्चुअल काउंटिंग को छोड़कर डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे से बोला गया है यार कि इन 4 बुक्स को एक लाइन में अरेंज करना है, एक सेल्फ में रखना है, बताइए कितने डिफरेंट मैनर्स हैं। मैंने कभी पीएनसी नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे रखूंगा, काउंट करूंगा। पहले मैंने फिजिक्स की बुक रख दिया, उसके बाद केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, है ना। ये एक मैनर हो गया।
सेकंड केस फिजिक्स पहले फर्स्ट प्लेस पर ही, केमिस्ट्री सेकंड प्लेस पर ही, लेकिन इन दो बुक्स का रोल मैंने इंटरचेंज कर दिया, पहले इंग्लिश रख दिया फिर मैथ्स रख दिया, ये दूसरा अरेंजमेंट आ गया है ना। दूसरा अरेंजमेंट मतलब अगर आप जैसे एक फोटो ग्रुप फोटो लेते हैं तो पहली फोटो जो होगी ऑब्वियसली दूसरी फोटो से डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश की बुक का इंटरचेंज हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए इन दोनों अरेंजमेंट में केमिस्ट्री वाली बुक आपकी सेकंड प्लेस पर थी, अब केमिस्ट्री के प्लेस पर सेकंड प्रेफरेंस मैंने मैथ्स को दे दी, सेकंड में मैथ्स आ गई, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर नेक्स्ट में सेकंड प्रेफरेंस मैथ्स ही है, लेकिन केमिस्ट्री और इंग्लिश का रोल इंटरचेंज कर दिया, पहले इंग्लिश फिर केमिस्ट्री। तो देखिए कितनी अरेंजमेंट हो गई, 3 और 1 4। ये 4 इसलिए हो गई क्योंकि केमिस्ट्री वाली एक बार सेकंड चॉइस थी हमारी, एक बार मैथ्स वाली सेकंड चॉइस थी, अब एक बार इंग्लिश वाली को सेकंड चॉइस पर ले आइए। तो पहले इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश के बाद मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, आफ्टर दैट इंग्लिश ले लिया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स। ठीक है बच्चों, तो टोटल काउंटिंग देखिए, टोटल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी अरेंजमेंट आ रही है, 6 अरेंजमेंट्स आ रही हैं। यानी अगर मैं 4 बुक्स को एक सेल्फ में अरेंज करूं अंडर द कंडीशन दैट कि फिजिक्स वाली बुक सबसे पहले रखी जाए, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स को मैं सबसे पहली चॉइस देना चाहता हूं, सबसे पहले रखना चाहता हूं, तो कितनी ग्रुप फोटो आएंगे, यानी इन 4 बुक्स को मैं 6 तरह से अरेंज कर सकता हूं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितनी आ रही है, 6। सिमिलरली इन केस अगर मैं केमिस्ट्री वाली बुक को सबसे पहले रखूंगा तो भी बच्चों 6 अरेंजमेंट आएंगी, है ना। मैथ्स वाली बुक को सबसे पहले रखता हूं तो भी 6 अरेंजमेंट आएंगी, इंग्लिश वाली बुक को सबसे पहले रखता हूं तो भी 6 अरेंजमेंट आएंगी। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट आएंगी, टोटल अरेंजमेंट तो इन चारों को ऐड करेंगे भाई फिजिक्स में, क्योंकि ये जो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं पूछा कितनी डिफरेंट कितनी ग्रुप फोटो बना सकते हो। आप बोलोगे जब फिजिक्स सबसे पहले तो सर ऐसी 6 फोटो बनेंगी, केमिस्ट्री वाली सबसे पहले रखी जाएगी तो ऑब्वियसली ये सारी फोटोज इन फोटो से डिफरेंट होगी, सारी फोटो से डिफरेंट, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री सबसे पहले आया है। अच्छा, ये वाली सारी फोटो पहले की सारी 12 फोटो से डिफरेंट होगी, और ये वाली सारी फोटो बाकी सारी 18 फोटो जो पहले बन चुकी हैं सभी से डिफरेंट आएंगी। तो टोटल कितने ग्रुप फोटोग्राफ्स आएंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, 6 + 6 + 6 + 6, क्योंकि ये भी मेरे क्वेश्चन का आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर। तो टोटल क्या क्या आंसर है, सभी को ऐड कर लिया, 24 ग्रुप फोटो आएंगी। आ रही बात बच्चों समझ में। तो ये हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन हमने यहाँ पर रूल को फॉलो नहीं किया, हमने तो एक्चुअल काउंटिंग कर लिया, गिन लिया यार कितने मेथड्स आएंगे। लेकिन अब ये हमारे पास बुक्स कम है तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। मान लिया बुक्स बहुत सारी हो और रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाए तो फिर यहाँ पर मैनुअल काउंटिंग बहुत लेंदी अप्रोच हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर एक मेथड डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें विदाउट एक्चुअल काउंटिंग हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालेंगे, है ना। और वो इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको फील दिलाने जा रहा हूँ। तो देखिए हमको 4 बुक्स को एक सेल्फ में अरेंज करना था, है ना। तो जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने उतने ब्लैंक बॉक्सेस बना लीजिए। मैंने 4 ब्लैंक बॉक्स बना लिए, है ना। और याद रखिए कितने ब्लैंक बॉक्स बनाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। अपने पास कितनी बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, तो 4 बुक्स को अरेंज करना है तो हमने 4 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए। अब हम ये देखेंगे कि इन 4 ब्लैंक बॉक्सेस को इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, ये जो 4 बुक्स गिवन है, इन बुक्स की हेल्प से कितने डिफरेंट मैनर से फिल किया जा सकता है। आई रिपीट, हमने 4 ब्लैंक्स बना लिए। अब मैं ये चेक करूंगा इन 4 ब्लैंक बॉक्सेस को कितने डिफरेंट मैनर से हम 4 बुक्स की हेल्प से फिल कर सकते हैं। जितने डिफरेंट मैनर बॉक्स फिलिंग के होंगे उतने ग्रुप फोटोग्राफ आएंगे। या ग्रुप फोटो में मैटर करेगा ना कि कोई भी 2 पर्सन इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, कोई भी 2 बुक इधर से उधर शिफ्ट होती है तो ऑब्वियसली ग्रुप फोटो चेंज हो जाएगी। तो हमें ये देखना होगा कि इन बॉक्सेस को, इन ब्लैंक बॉक्सेस को इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से कितने डिफरेंट मैनर से फिल किया जा सकता है ना। किसी भी बॉक्स को पहले फिल कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स को बाद में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर हम इस बॉक्स को पहले फिल करते हैं तो हमारे पास इस बॉक्स को फिल करने के 4 मैनर्स, हम कोई भी बुक पहली चॉइस पर रख सकते हैं। जैसा कि टोटल जो आपने काउंटिंग की है तो देखिए इसमें फर्स्ट प्लेस पर फिजिक्स की बुक भी आई है, केमिस्ट्री की बुक भी आई है, मैथ्स की बुक भी आई है और इंग्लिश की बुक भी आई है। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने डिफरेंट मैनर्स अपने पास, 4, है ना। जब फर्स्ट बॉक्स फिल हो गया इसका मतलब इन 4 में से कोई एक बुक को उठा के मैंने पहले प्लेस पर डाल दिया है। अब बची बुक्स अपने पास कितनी है, अब 3 बुक्स बची हुई हैं। तो अब पहला बॉक्स फिल होने के बाद अब सेकंड बॉक्स को हम कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते हैं, बची हुई 3 में से कोई भी एक बुक आप यहाँ रख सकते हैं। तो सेकंड बॉक्स को फिल करने के 3 मैनर्स हो गए, है ना। जब सेकंड बॉक्स भी फिल हो गया इसका मतलब है कि इन 4 में से 2 बुक्स यूज हो चुकी हैं, 2 बची हुई हैं। तो अब थर्ड बॉक्स को फिल करते हैं
तो बची हुई 2 बुक में से कोई भी एक बुक यहाँ पे रखी जा सकती है। तो इस बॉक्स को फिल करने के डिफरेंट ऑप्शंस कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते हैं, 2 मैनर्स है। और लास्ट बॉक्स जो बचा इसको फिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनर है। आ रही बात समझ में? तो अब हमें अरेंजमेंट निकालनी है। अरेंजमेंट का मतलब हमें ये देखना पड़ेगा इन चारों बॉक्स को एक साथ चारों जॉब करनी है। तो सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4, पहला बॉक्स फिल करने के 4, दूसरे के 3, 2 into 1 एंड दैट कम्स आउट टू बी 24। ठीक है बच्चों, और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट, है ना। तो पूरी पीएनसी में आपको यही सब सिखाएंगे, ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट यूज करो। ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट का बच्चों मीनिंग यह होता है कि आपको जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं आप उतने ब्लैंक बॉक्सेस बना लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए कि इन ब्लैंक बॉक्सेस को गिवन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से कितने डिफरेंट मैनर से फिल किया जा सकता है। जितने डिफरेंट मैनर बॉक्स फिलिंग के होंगे उतने ही डिफरेंट अरेंजमेंट आएगी, है ना। जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप किसी भी बॉक्स को पहले फिल कर सकते हैं, किसी को बाद में। जब बॉक्स पर रेस्ट्रिक्शन होगी तो हम उस बॉक्स को पहले फिल करेंगे जिस पर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थ्योरी और पढ़ाएंगे। जब थ्योरी आपकी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, अभी एक्चुअली क्या है हमने एग्जांपल थोड़े से ज्यादा ले लिए, हर बच्चा बेस बना सके, अच्छे से समझ सके, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और कुछ लोग इसको डिफिकल्ट टॉपिक में भी काउंट करते हैं। तो हमारा इंटेंशन ये कि एवरेज से एवरेज बच्चे को भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए और उसका ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा लेके चल रहा हूँ। तो जब पहला लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक डीपीपी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो वहां से आप उसको पिक कर लीजिएगा और उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, उसका विद डिस्कशन भी लूंगा मैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।